नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व महिला न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। हिंसा से जुड़े मामलों के लिए 42 विशेष जांच दलों का भी गठन। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हिंसाग्रस्त हरियाणा के 9 जिले में ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाई। न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए संसद ने मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित किया। राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा जारी। सऊदी अरब और रूस द्वारा तेल आपूर्ति में कटौती की अवधि बढ़ाने से अप्रैल के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। इटली के सार्डिनिया में लगी भीषण आग से लगभग 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में चेन्नई में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर हिंसा मामले में उच्च न्यायालयों के पूर्व महिला न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इसके अलावा 42 विशेष जांच दलों की भी घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि ये समिति अभी चल रही जांच के दायरे से आगे मानवीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये राहत, सुधार और पुनर्वास उपायों तथा आवास और पूजा स्थलों के पुनरुद्धार जैसे मामले देखेगी। समिति की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल करेंगी। इसमें बंबई उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शालिनी फणसलकर जोशी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन शामिल होंगी। न्यायालय ने कहा है कि वो सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेगा। पूर्व पुलिस अधिकारी दत्तात्रेय दत्ता पड़सलगीकर इसकी निगरानी करेंगे। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के 9 जिले में चलाए जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगले आदेश तक ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आरोप लगाया गया है कि नूंह में अवैध निर्माणों को गिराने का काम 3 अगस्त से जारी है। स्थानीय प्रशासन ने कथित तौर पर कई अवैध निर्माण, अस्थायी दुकानों और कुछ कंक्रीट इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है, जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, वे बुनकरों और कारीगरों को न्याय दिलाती हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता का भी आग्रह किया। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगरों, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसद में मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित हो गया है। लोकसभा ने इसे आज पारित किया। राज्यसभा इससे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। लोकसभा में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक जीवन में सुगमता लाएगा। इस विधेयक से मध्यस्थता केंद्रों को कानूनी मदद मिलेगी। इससे मुकदमों पर खर्च और उसका बोझ भी कम होगा। विधेयक में व्यक्तियों को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने का अवसर मिलेगा। एक पक्ष 2 मध्यस्थता सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है। मध्यस्थता प्रक्रिया 180 दिन के अंदर पूरी की जानी चाहिए और इसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
विधेयक में भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का प्रावधान भी है। लोकसभा ने आज व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक पारित कर दिया। कोई भी व्यक्ति किसी के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर ही इस्तेमाल कर सकता है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। उल्लंघन की सूचना मिलने पर बोर्ड मामले की जांच करेगा और जुर्माना लगाएगा। विधेयक के अनुसार ऐसे मामलों में 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कानून का उद्देश्य 140 करोड़ भारतीयों के व्यक्तिगत डिजिटल डाटा की सुरक्षा करना है। इस डिजिटल दुनिया में नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा एवं प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाया गया है। अनेक फोरम में, स्टैंडिंग कमेटी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, इन सब में इस विषय पर कई घंटे चर्चा हुई है। इन चर्चाओं के बाद सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये बिल आपके साथ, आपके जरिए से सदन के सामने पेश किया गया है। लोकसभा ने फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन करेगा। विधेयक में जम्मू कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2021 के तहत पंजीकृत या योग्य व्यक्तियों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम जम्मू कश्मीर फार्मेसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए औषध निर्माता के रजिस्टर में दर्ज है या निर्धारित योग्यता रखता है तो उसे इस रजिस्टर में दर्ज माना जाएगा। जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स किया है और जिन्होंने एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद 2 साल में जब से एक्ट लागू हुआ उसके बाद उसके पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, ये सभी को फार्मेसी एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन दे देना है। केवल एक इतना ही संशोधन है ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा व्यक्ति है और युवा है उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, उसको फार्मेसी एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मिले। लोकसभा ने राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक में गणित, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और भू विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन के वास्ते राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रावधान है। ये विधेयक 2008 के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम को निरस्त करने और विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड को भंग करने का प्रावधान करता है। विधेयक पेश करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फैसला अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के वास्ते लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश किया। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन का प्रावधान है। ये केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के मामले के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा। केंद्र सरकार इस संबंध में इसी साल मई में अध्यादेश लाई थी। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कानून दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार को कमजोर करता है। उन्होंने इस विधेयक को असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी बताया। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि ये संविधान और उच्चतम न्यायालय के फैसले का अपमान है। उन्होंने कहा कि इसका इरादा दिल्ली के उपराज्यपाल को सारी शक्तियां देने का है। उन्होंने कहा कि भाजपा और इसके नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत इसके दिग्गज नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है।
श्री शाह ने कहा कि दिल्ली 2015 से पहले भाजपा और कांग्रेस से शासित हुई थी, लेकिन तब केंद्र के साथ कभी टकराव नहीं हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। चंद्रयान-3 चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इसकी सभी प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। इसरो ने 5 अगस्त को चंद्रयान-3 के चंद्रमा की कक्षा में सफल प्रवेश के बाद वहां ली गई आश्चर्यजनक तस्वीरें जारी की। चंद्रमा के और नजदीक पहुंचने की चंद्रयान-3 की अगली प्रक्रिया 9 अगस्त को दोपहर 1 और 2 बजे के बीच निर्धारित है। बेंगलुरु में इसरो से यान पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी घुसपैठ और क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियों को फिर शुरू करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। कार्रवाई के दौरान आज तड़के सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन के एक स्वयंभू डिवीजनल कमांडर और उसके अंगरक्षक को मार गिराया। प्रमुख तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब और रूस द्वारा तेल की आपूर्ति में कटौती को सितंबर तक बढ़ाने के बाद कीमतें आज मध्य अप्रैल के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड $85 और 34 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्र। सेंसेक्स 232 अंक बढ़कर 65,953 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 80 अंक बढ़कर 19,597 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 10 पैसे मजबूत होकर $82.74 पर बंद हुआ और दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चा तेल $85 और 70 सेंट प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। इटली के सार्डिनिया में उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाओं के कारण लगी भीषण आग के बीच लगभग 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सार्डिनिया के नुआरो में भीषण आग लगी हुई है। एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में इस समय चेन्नई में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 1-0 से आगे है। प्रतियोगिता में भारत शीर्ष पर जबकि दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर है। बुधवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल गयाना में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। करतारपुर साहिब गलियारा खोले जाने से भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी के दौरान बिछड़े परिवारों को मिलने में मदद मिल रही है। कल एक भाई बहन को दशकों बाद मिलने का अवसर मिला। एक रिपोर्ट। श्री करतारपुर साहिब गलियारा एक बार फिर 2 परिवारों के मिलन का गवाह बना जब लुधियाना जिले से पाकिस्तान में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पहुंचे गुरबेल सिंह को शेखपुरा की निवासी उनकी बहन सकीना बीबी से मिलने का मौका मिला। वहां मौजूद लोगों ने इन दोनों के मिलन की खुशी को साझा करते हुए फूलों की वर्षा से इनका स्वागत किया। बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय इस परिवार के सदस्य बिछड़ गए थे। अब सोशल मीडिया व दोनों देशों के बीच ऐसे बिछड़े परिवारों को मिलाने में लगी गैर सरकारी संस्थाओं का इस मिलाप में अहम योगदान रहा है। दोनों के मिलन के इस अवसर ने गुरुद्वारा साहिब में मौजूद सभी लोगों को बेहद भावुक कर दिया। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व महिला न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। हिंसा से जुड़े मामलों के लिए 42 विशेष जांच दलों का भी गठन। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हिंसाग्रस्त हरियाणा के नूंह जिले में ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाई। न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए संसद ने मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित किया। राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा जारी और सऊदी अरब और रूस द्वारा तेल आपूर्ति में कटौती की अवधि बढ़ाने से अप्रैल के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।